सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें पुरुष और महिला एक दूसरे से यौन संबंध बनाते हैं, जिसमें पुरुष का स्पर्म और महिला का एग मिलकर एक गर्भ का निर्माण करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जानेंगे, जो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को जरा भी स्किप किए बिना पूरा जरूर देखना और समझना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में स्पर्म एंटर करने से उसकी जर्नी शुरू होती है। ओव्यूलेशन के टाइम सर्विकल म्यूकस चेंज होता है, जिससे स्पर्म सर्विक्स से वेजाइना की ओर जा सके। यूटेरस में होने वाले पंपिंग मोशन और फैलोपियन ट्यूब के सीलियस के कारण स्पर्म को एग तक पहुंचने में हेल्प मिलती है और स्पर्म को एग फर्टिलाइज कर पाता है। इसके बाद फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की ओर आता है और फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिनों के बाद फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो अब बात आती है बेबी फॉर्मेशन की, यानी कि बच्चा कैसे बनता है। तो जब मेल गैमेट्स यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी कि फीमेल का एग, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिससे बेबी का प्रोसेस शुरू होता है। तो बेबी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है और उसके बाद होता है सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन 2 होते हैं, फिर 4 सेल डिवीजन होते हैं, फिर 8 सेल डिवीजन होते हैं और लास्ट में 16 सेल डिवीजन हो जाते हैं, जिसे हम मोरूला भी कहते हैं। और ये मोरूला फर्टिलाइजेशन के 96 घंटे के बाद मोरूला तैयार होता है, यानी कि 4 दिन बाद मोरूला तैयार हो जाता है। इसके बाद होता है आगे का स्टेज, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है? तो मोरूला में 16 सेल डिवीजन होते हैं। तो जब उन 16 सेल पर म्यूकस लेयर तैयार होने लगती है तो इसका साइज बढ़ने लग जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आते ही उसके कुछ आउटर सेल्स बनने लग जाते हैं, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद ये अपनी सेल मेम्ब्रेन छोड़ देते हैं और सिंगल स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं। अब भी सिंगल स्ट्रक्चर को सिंस्टियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद ये एंडोमेट्रियम वॉल को चीरते हुए यूट्रिन वॉल से चिपक जाता है और HCG हार्मोन सीक्रेट करने लगता है। HCG एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो एग के कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन या फिर ब्लड में मौजूद HCG डिटेक्ट होने के बाद ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। HCG हार्मोन होने वाले बच्चे को मां के शरीर में किसी बाहरी टिश्यू जैसा रिकॉग्नाइज होने से बचाता है और प्रेगनेंसी के 3रे महीने के दौरान बच्चे के ऑर्गन्स और टिश्यू बनाने में HCG हेल्प करता है। बेबी डेवलपमेंट के दूसरे हफ्ते के बीच में सिंस्टियो ट्रोफोब्लास्ट में लेक्नो नामक के स्पेसीज बनने लग जाते हैं। ये स्पेसीज साथ में फ्यूज होकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें डैमेज इंडोमेट्रियम का ब्लड भर जाता है और कोरियोनिक विलाई प्रोजेक्शन जड़ों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये मां के खून से घिरे होते हैं। मां के खून में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंटरवीलियस स्पेसेस में एंटर होकर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होते हैं और मां की कोख में पल रहे बच्चे तक पहुंचते हैं। बच्चे के खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट निकलकर मां के खून में जाते हैं और इस तरह से बाहर निकलते हैं, लेकिन मां और बच्चे का खून मिलता नहीं है। इस प्रोसेस के कारण ही प्लेसेंटा यूटेरिन वॉल से जुड़ा रहता है और मां और बच्चे के बीच कनेक्शन टूटने का डर नहीं रहता। प्लेसेंटा का जो काम है वह बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का पहुंचाना। प्लेसेंटा और बच्चे की नाभि से जुड़ी गर्भनाल मां से बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं और साथ ही बच्चे के खून से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। गर्भनाल में स्टेम सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के सेल जैसे बोन सेल्स, फैट सेल्स में डिफरेंस रखने की क्षमता रखते हैं। साथ ही अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गर्भनाल की लेंथ लगभग 55 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच की होती है। प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते तक प्लेसेंटा पूरी तरह बन जाता है और अपना काम करने योग्य हो जाता है। ये माँ और बच्चे के बीच एसेंशियल सब्सटेंस के एक्सचेंज, वेस्ट एलिमिनेशन, हार्मोन प्रोडक्शन और इम्यून प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है और साथ ही टॉक्सिन्स, पैथोजेंस और ड्रग्स को फिल्टर आउट करके बच्चे तक पहुंचने से रोक कर उसे नुकसान पहुंचाने से बचाता है। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सही टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी प्लेसेंटा ही करता है। प्रेगनेंसी के लास्ट तक प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड बन जाती हैं और बच्चे की डिलीवरी तक सपोर्ट देती है। जब डिलीवरी का समय आता है तब प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे हायर लेवल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सर्विकल ओपनिंग में, सर्विक्स को डायलेट करने में और कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेबी को रेडी करने में रोल प्ले करता है, जिससे बच्चे को बाहर निकाला जा सके।
लेबर के टाइम के लिए प्लेसेंटा में सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिससे बच्चे को यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड फ्लो में आने वाले टेम्परेरी रिडक्शन के टाइम भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। यूटेरस में होने वाले इन कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्लेसेंटा यूटेरिन वॉल से डिटैच होने लगता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे बच्चे की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को यूटेरस टिश्यू से अलग किया जा सके। बच्चे के जन्म हो जाने के बाद भी यूटेरस में प्लेसेंटा को बाहर निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जारी रहते हैं। इन्हें आफ्टर बर्थ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जिससे प्लेसेंटा पूरी तरह डिटैच होकर बर्थ कैनल से बाहर आ जाता है। डॉक्टर इस गर्भनाल को धीरे से खींचकर और मां के एब्डोमेन पर प्रेशर डालकर प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस में कुछ मिनट से लेकर 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि बर्थ के बाद प्लेसेंटा का एक भी टिश्यू अगर अंदर रह जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ शॉर्ट में समझा दिया है और काफ़ी आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ में ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।